नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 15 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह देखिए, विराम चिन्ह की क्या आवश्यकता होती है। अब जैसे हम कभी कभी बात करते रहते हैं तो हमें थोड़ा रुकने की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा हमें विराम चाहिए होता है। कभी कभी बात करते करते थक जाते हैं ना, तो हमें भी जैसे विराम की आवश्यकता होती है थोड़े से, कि जिस विराम लेके हम थोड़ा सा सुस्ता लें। ऐसे ही शब्दों को भी, वाक्यों को भी, जब हम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उनको लिखते समय कहीं कहीं पर रुकने की आवश्यकता होती है, विराम लेने की आवश्यकता होती है, और उस रुकने की अवस्था को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, हिंदी में हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, ऐसे हिंदी में भी हम विराम चिन्ह पढ़ते हैं। अब जैसे बात करते समय हम थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, ऐसे हमें लिखते समय भी कहीं कहीं रुकने की आवश्यकता हो गई। तो कभी थोड़ा रुकते हैं, कभी अधिक। तो इसी तरह लिखते समय भी कभी कभी मान लो हमें 4 चीज़ें एक साथ लानी है, कि मुझे आज बाज़ार से आम, केला, दही, पापड़ आदि जो सामान लिख रहे हैं तो हम कॉमा लगाते जाते हैं, उसी को अल्प विराम कहते हैं। तो हिंदी में भी बहुत सारे अल्प विरामों का प्रयोग होता है। अब इसमें बहुत सारे विराम चिन्ह हैं। अब कौन कौन से विराम चिन्ह हैं इसमें? पहला है अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प मीन्स थोड़ा रुकने के लिए। फिर दूसरा है अर्ध विराम। फिर तीसरा पूर्ण विराम। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको मालूम है प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर होता है। और विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो 10 विराम जो चिन्ह हैं उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पहले भी आपने विराम चिन्ह पढ़े होंगे, या आपने देखा है कोई भी वाक्य हो, अगर वो पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है वाक्य, तो हम पूर्ण विराम लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। सबसे पहले जब हम वाक्य बनाना सीखते हैं तो वाक्य यही आवश्यकता होती है कि विराम चिन्ह का उसमें उपयोग करें। तो विराम चिन्ह इसमें हम 10 पढ़ेंगे। पहला है आपका अल्प विराम। विराम चिन्ह, सबसे पहले हम भेद पढ़ेंगे। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है कि जहां वाक्य में के मध्य में थोड़ा रुकना हो पड़े, वहां अल्प विराम चिन्ह। जैसे देखिए, ये वही पेंटिंग है जो तुमने मुझे दी थी। अब अल्प विराम, अल्प विराम। अब अल्प विराम का देखो बच्चों चिन्ह कैसा होता है, ये एक कॉमा टाइप से होता है। अल्प विराम का चिन्ह जो है वो कॉमा टाइप से होता है। जैसे ये आपका चिन्ह है, जहां पर थोड़ा रुकना पड़े, हमें थोड़ा रुकना पड़े, वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ये वही पेंटिंग है, ये है वही पेंटिंग है अब ये थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये अल्प विराम की आवश्यकता हो जाती है। ये वही पेंटिंग है जो तुमने मुझे दी थी। अब इनको
याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप अगर आप अपनी आदतें डाल लो तो ये अपने आप आदत में ही शुमार हो जाती है, अपने आप ही आदत में आ जाता है कि अब यहाँ पर वाक्य ख़त्म हो गया तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि ये वही पेंटिंग है, अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ तो यहाँ अल्प विराम लगेगा। ऐसे ही अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध अर्ध जैसा समझ में आता है आधा, अर्ध विराम चिन्ह। अब अर्ध विराम का चिन्ह होता है जैसे एक बिंदी और अल्प विराम, दोनों ये अर्ध विराम का चिन्ह है। अब अर्ध विराम का प्रयोग होता है कि पढ़ते या बोलते या लिखते समय हमें थोड़ा रुकने के लिए, थोड़ा सा रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह मैंने आपको बताया कि एक बिंदी और एक अल्प विराम का चिन्ह होता है। अब जैसे देखिए, बाजार से फल, सब्जी और कपड़े खरीद कर लाने हैं। अब बाजार से फल लाने हैं और सब्जी भी लानी है, तो फल के बाद फल और सब्जी के बीच में आप अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हो। ऐसे ही पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जैसे ही वाक्य खत्म होता है, एक वाक्य, अब पूर्ण विराम का साइन क्या है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। जैसे ही वाक्य पूरा हो जाता है पूर्ण विराम का चिन्ह आ जाता है, कि जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, हम कल दिल्ली जाएंगे। बात खत्म हो गई, ये पूर्ण विराम आ गया, वाक्य पूरा हो गया और पूर्ण विराम का प्रयोग कर लेंगे। ऐसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं, जो हमेशा प्रश्नों के अंत में आते हैं। मान लो हमने कोई प्रश्न किया, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे वाक्य खत्म हो गया तो पूर्ण विराम का चिन्ह आ गया, ऐसे ही हमारा प्रश्नवाचक वाक्य खत्म हो गया। अब इसका साइन भी आप जानते हो, ये क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कर रहे हो, और ये प्रश्नवाचक का चिन्ह आ जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, ये किसी ने हमसे प्रश्न किया और प्रश्नवाचक चिन्ह का, प्रश्न वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। प्रश्न पूछने के लिए ही कि तुम कब तक लौट आओगे, यह पुस्तक किसने लिखी है, ऐसे प्रश्न सारे प्रश्नवाचक में आते हैं, और उसके बाद वाक्य पूरा होने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे ही बच्चों विस्मय आदि, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अब ये भी आप सरलता से जानते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह क्या होता है, क्योंकि हमने कई बार इसका प्रयोग भी किया है। देखिए, जो शब्द अनायास ही, अचानक ही मुंह से निकल पड़ते हैं, क्रोध, भय या शाबाशी के लिए, तो वो विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, और उनके अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लो कोई हैरानी है या किसी को शाबाशी देनी है, तो वाह क्या छक्का मारा है। अब इसका साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, ये एक डंडा और एक बिंदी, ये इसका चिन्ह होता है। अब शाबाश, शाबाश क्या छक्का मारा है, बहुत खुशी व्यक्त करने के लिए, शाबाशी देने के लिए मारा है, शाबाशी देने के लिए हमने विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। ऐसे ही देखिए,
किसी अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए, ओ भयंकर दर्द हो रहा है, या दांत में भयंकर दर्द हो रहा है। मन के भावों को प्रकट करने के लिए ही हम विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उसी के साथ विस्मयादिबोधक चिन्हों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही देखिए अगला निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, अब निर्देशक चिन्ह क्या होता है? निर्देशक चिन्ह जहां पर किसी बात का उदाहरण दिया जाता है अथवा किसी कथन को उद्गृत किया जाता है, तो उस बात या कथन को लिखने से पूर्व हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए निर्देशक चिन्ह, ऐसे ये निर्देशक चिन्ह है कि जैसे पिता ने बेटे से कहा, पिता ने बेटे से कहा। अब इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्या कहा? जैसे देखिए, बेटा अब तुम बड़े हो गए, अब तुम बड़े हो गए हो। बड़े हो गए। अब देखिए यहाँ पर पिता ने बेटे से कहा और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग। फिर बेटा अब तुम निर्देश भी दिया, या कह सकते हैं निर्देश जब हम देते हैं किसी को तो भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही देखिए अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हमने पहले भी पढ़ा था। समुच्चय बोधक को योजक शब्द भी कहते हैं। अब योजक चिन्ह भी ऐसा ही चिन्ह होता है जैसे कि निर्देशक चिन्ह, और ये बीच में लगा है, जैसे माता पिता, इनको बीच में जोड़ने के लिए एक योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ये योजक चिन्ह दो शब्दों के साथ संबंध जोड़ने के लिए होता है। जैसे अब इसका साइन यही है, ये योजक चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है और योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का ही प्रयोग होता है। इससे हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि ये द्वंद्व समास है। आप लोग को मैंने पढ़ाया था तब याद होगा आपको कि ये द्वंद्व समास में यूज किया था, हमने प्रयोग किया था। फिर अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग आप ज़्यादातर मैथ्स में करते हो। कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट, कोष्टक चिन्ह। अब किसी बात को हमें कोष्टक में लिखना हो, जैसे अब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? किसी व्यक्ति, पुस्तक या वस्तु के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए। अब इसका चिन्ह तो आप जानते हैं कोष्टक का, ये मैंने कोष्टक में ही एक कोष्टक बना दिया। ये कोष्टक होता है कोष्टक चिन्ह। जैसे मान लो कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं हैं, इनको हम कोष्टक में ही लिखेंगे। तो ऐसे उदाहरण देने के लिए अब मान लो कि जैसे कृपण, कृपण किसे कहते हैं? कंजूस। तो ब्रैकेट में लिख दिया कंजूस। से लोग प्राय घृणा करते हैं। कंजूस किसको पसंद आता है? किसी को नहीं पसंद आता। तो कंजूस को यहाँ कृपण लिख के कंजूस हमने ब्रैकेट में लिख दिया। जैसे आप कोई भी कह सकते हैं, कोई भी डायलॉग डिलीवरी करते हैं, जब हम डायलॉग बोलते हैं तो नाटक के पात्रों के हाव भाव को कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे पिता गुस्से में, तो गुस्से में
उनकी भावाभिव्यक्ति को हम कोष्ठक में इंगित करते हैं, लिख देते हैं। ऐसे देखिए अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, अब उद्धरण चिन्ह क्या है? उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा और एक दोहरा। कई बार हम इनका प्रयोग करते हैं। इकहरा, ये इकहरा उद्धरण चिन्ह है और ये दो वाले दोहरे होते हैं। इकहरा और दोहरा, ये उद्धरण चिन्ह के चिन्ह हैं। अब देखिए जैसे इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, एक महाकवि हरिवंश राय जी, एक देखो किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम। अब जैसे हम पुस्तक का नाम, हमेशा कि ये पुस्तक हमारी वसंत पाठ, वसंत भाग 1 से ली गई है, तो वसंत को जब हम लिखते हैं, या इसके कवि रामधारी दिनकर सिंह हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, हरिओत जी हैं, या हरिवंश राय बच्चन जी हैं, तो हम उनको हमेशा इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। और किसी व्यक्ति के कथन को अगर हम लिखते हैं तो दोहरे उद्धरण चिन्ह में, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनके कथन को जब हम लिखेंगे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सबसे पहले हम ये दोहरे उद्धरण चिन्ह का निशान बनाएंगे, और जब कथन समाप्त हो जाएगा तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। ऐसे ही जैसे गांधी जी ने कहा कि आराम हराम है, या गांधी जी ने कहा करो या मरो, गांधी जी का ही नारा था। तो इन किसी व्यक्ति के कथन में ज्यों का त्यों ये लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसे देखिए अब है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, अब लाघव चिन्ह आपको मालूम है, किसी भी शब्द को अगर हम संक्षेप में लिखते हैं तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है ऐसे, जैसे ये साइन दिया हुआ है जीरो के जैसे। मान लो पंडित हम लिख रहे हैं, तो पंडित को हम पूरा नहीं लिख के प लिखते हैं। जैसे आप देखते हो कि जयपुर नगर निगम, तो जनीन लिख देते हैं, और जाके बाद ये जीरो आ जाता है। ऐसे ही हम लिख देते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद, उसको हम म और सी और प लिख के ये जीरो का चिन्ह लगा देते हैं। अब ऐसे ही जैसे हमने लिखा यूपी उत्तर प्रदेश लिख के अगर हम छोटा कर देते हैं तो उत्तर और प्रदेश। तो यही जब हम किसी शब्द को संक्षेप में लिखते हैं तो इन चिन्हों की आवश्यकता, लाघव चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये आपके विराम चिन्ह थे, हमने 10 विराम चिन्ह पढ़े। अब अल्प विराम जहाँ थोड़ा रुकना पड़े, अर्ध विराम उसी का ही जहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ता है उसके लिए अल्प विराम का प्रयोग। अब पूर्ण विराम जहाँ पर वाक्य खत्म हो जाता है, हमारा पूरा हो जाता है, तो पूर्ण विराम की आवश्यकता होती है। ऐसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह, जब जहाँ पर प्रश्न कोई कर रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहाँ पर मन के भाव, हर्ष, क्रोध आदि व्यक्त हो, वहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही निर्देशक चिन्ह, किसी निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसे ही योजक चिन्ह, मैंने बताया आपको योजक चिन्हों का प्रयोग किसमें होता है, और कोष्टक चिन्ह का प्रयोग वैसे तो सभी विषयों में होता है, पर गणित में, साइंस में, विज्ञान विषय में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। ऐसे उद्धरण चिन्ह हमेशा ये दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी भी जब हम किताब के लेखक या किताब
का नाम उद्धृत करते हैं तो हम इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जब किसी की व्यक्ति के कथन को हम उद्धृत करते हैं तो दोहरा इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी तरह लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप देने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों होती है। अब मैं इसकी प्रश्नावली करवाऊंगी आपको, और किताब में कीजिए। अब इसमें का प्रश्न है कि निम्नलिखित विराम चिन्हों को उनके सही नाम के साथ मिलाइए। अब जैसे हमने पढ़े यहाँ पर 10 उदाहरण चिन्ह पढ़े, तो आप मिलाइए। निम्नलिखित विराम चिन्हों को उनके सही नाम के साथ मिलाइए। नाम के साथ मिलाइए। अब सबसे पहले आपका कौन सा आया है? पहला है, तो ये कौन सा साइन है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो ये विस्मय आदि बोधक से मिलाइए। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। दूसरा देखिए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? ये अल्प विराम। दूसरा ये अल्प विराम का चिन्ह है। तो तीसरा है आपका उद्धरण चिन्ह। इकहरा भी दिया हुआ है इसमें और दोहरा भी दिया हुआ है। उद्धरण चिन्ह। फिर अगला है चौथा, ये आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। अब देखिए, जो मैंने सही है वो सही लिख दिया है बिल्कुल, आप उनको उससे मिला भी सकते हो, जो आपके ऑप्शन है उनसे मिला सकते हो। फिर पांचवा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। छठा देखिए, अगला छठा है आपका कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह। फिर सातवां है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विराम चिन्ह के संकेत चिन्ह उनके सम्मुख बॉक्स में लिखिए। हाँ वाला देखिए, विराम चिन्ह लिखने हैं इनके।
अब पहला है इसमें विस्मय बोध आदिबोधक चिन्ह। तो आपको मालूम है पहला जो है वो विस्मय आदिबोधक का क्या चिन्ह है, एक लाइन और बिंदी। लिख लीजिए डिब्बे में, ये विस्मय आदिबोधक का चिन्ह हो गया। दूसरा है उद्धरण चिन्ह, दूसरा है उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह बना लीजिए, ये इकहरा और दोहरा दोनों बना लीजिए उसमें डिब्बे में। तीसरा है आपका अल्प विराम चिन्ह। तो अल्प विराम आपको पता है अल्प विराम। फिर चौथा है आपका कोष्ठक चिन्ह। आप कोष्ठक चिन्ह बना लीजिए, ये कोष्ठक चिन्ह हो गया। पांचवा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। छठा है निर्देशक चिन्ह। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थानों पर उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थानों पर उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कर पुनः लिखिए। अब इनका हमें प्रयोग करके विराम चिन्हों को लगा के उनको दोबारा से बनाना है। देखिए विराम चिन्हों का उपयोग करके वाक्य दोबारा लिखने। ठीक है, अब इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखिए हाय रे बेचारा बच्चा कुचल गया। तो पहला है मैं यहाँ पर हाय रे का प्रयोग करके फिर विस्मय आदिबोधक का चिन्ह लग जाएगा। बेचारा बच्चा कुचल गया और पूर्ण विराम। अरे भाई दूसरा देखिए धोनी ने कहा हम 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक सकते हैं। तो लिखिए धोनी ने कहा अब धोनी ने कहा तो यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह आएगा और जो कहा है उसको दोहरे उद्धरण चिन्ह में लेंगे कि हम 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा है हम दिन रात लगे रहे परंतु हाथ कुछ नहीं आया। तो हम दिन रात का जहाँ पर प्रयोग हुआ है वहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हम दिन रात लगे रहे
अल्प विराम परंतु हाथ कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आया। और पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे।